हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो चलो आज 9th क्लास के लिए भी हम आ गए हैं। 9th क्लास का बेटा लेके आए हैं आज हम चैप्टर 12 एनसीईआरटी के हिसाब से। बेटा ये चैप्टर 12 है साउंड। 10th क्लास की वीडियोस हम डाल रहे हैं, 11th क्लास की वीडियोस हम डाल रहे हैं अपने चैनल पे। 12th की रे ऑप्टिक्स चली रही है और बच्चों की काफी डिमांड आ रही थी कि सर 9th क्लास की भी वीडियो डालिए। तो बेटा आज हम 9th क्लास का भी चैप्टर लेके आ गए हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर का टाइम चल रहा है, जहां तक है बुक्स का लास्ट चैप्टर्स ही चल रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से स्कूलों में जो है लगभग साउंड चैप्टर चल रहा होगा। तो बेटा हम लेके आए हैं चैप्टर साउंड। बाकी अलग इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं वो भी हम पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है साउंड नहीं पढ़ाएंगे, बाकी चैप्टर्स भी पढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगा ना, वो रिवीजन में सारे चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे। फिलहाल हम चैप्टर लेके आए हैं बेटा आपके लिए साउंड। 9th क्लास के बच्चों के लिए आज हम पढ़ेंगे साउंड चैप्टर पढ़ाएंगे। देखो बेटा साउंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। साउंड क्या है बेटा? साउंड, व्हाट इज साउंड? पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज साउंड? क्या है साउंड? सर आवाज, आवाज है साउंड। हाँ आवाज, आवाज ही तो है। देखो बेटा साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है। देखो साउंड ऐसे ऐसे समझ सकते हो आप। एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं और सामने आप बैठे हैं, आपको आवाज आ रही है मेरी, यही तो साउंड है। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है। अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट to another in a medium। एक मीडियम में ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल कर रही है। साउंड बोले तो आवाज। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि ट्रेवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, आप सामने बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, तो मेरी साउंड आप तक जा रही है ना बेटा, ये तो है साउंड, यही तो है आवाज। आवाज यानी साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है इन अ मीडियम। हमारे बीच में एक मीडियम है, एयर मीडियम है ना, एयर है, तो कोई ना कोई बीच में मीडियम होना चाहिए। बेटा साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बात पे अभी हम बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। पहले सिंपल साउंड की डेफिनेशन देखो। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर। अब मीडियम की बात अगर आई है तो क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती? वैक्यूम यानी फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी जहां कोई मीडियम ना हो। मीडियम की बात आई है ना। साउंड एक एनर्जी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पे ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम में, इन अ मीडियम। और मीडियम में भी कैसे ट्रेवल करती है? इन अ मीडियम इन फॉर्म ऑफ वेव। ये भी बात करेंगे, भी दो चीजें पढ़नी है बेटा, वेव और मीडियम। ये कहानी चल क्या रही है ना। 9th क्लास के लिए साउंड चैप्टर है, बिल्कुल आसान चीजें बताऊंगा आपको, बिल्कुल ठीक है। देखो एक तो वर्ड आया वेव, वेव की बात करेंगे इस चैप्टर में कुछ। एक वर्ड आया मीडियम, ये आपके लिए कुछ नया नया है ना। 9th क्लास में हो, अभी आप 10th 11th 12th में तो ये सब चीजें की हैबिट हो जाएगी इन चीजों को पढ़ने की। अभी आपके लिए कुछ नया नया है। सर ये वेव क्या है, ये मीडियम क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। देखो बेटा पहले बात करते हैं मीडियम की। मीडियम एक कोई भी हो सकता है, जैसे एयर है, गैसियस मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, या सॉलिड मीडियम है। या एक मीडियम की अगर हम बात करें वैक्यूम, वैक्यूम या बोलो फ्री स्पेस। वैक्यूम या फ्री स्पेस एक ऐसी जगह होती है, ऐसी जगह, ऐसा माहौल जहां कोई मीडियम ही ना हो। भाई अगर मैं यहां से बोल रहा हूं, आप सामने बैठे हो, बीच में हमारे एयर है, एयर पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स हैं तो कोई मीडियम है, एयर पार्टिकल है, गैसियस मीडियम है। सपोज हम पानी के अंदर हैं तो लिक्विड मीडियम है। सपोज मैं किसी सॉलिड के थ्रू अब तक वॉइस पहुंचा रहा हूं, मेरी साउंड सॉलिड के थ्रू जा रही है, तो वो भी एक मीडियम है। साउंड जो है वो मीडियम में ट्रेवल करती है। साउंड वैक्यूम और फ्री स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती। बात बहुत ही आसान है, ध्यान से समझो कहानी को। एग्जाम्पल इसका एक बताता हूं। देखो
अच्छा, हमारे स्पेस में तो वैक्यूम है, बोले तो फ्री स्पेस, वहां तो कोई मीडियम नहीं है, कोई सॉलिड नहीं है बीच में, कोई लिक्विड नहीं है बीच में, कोई गैस नहीं है बीच में, तो वहां तो फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। बेटा स्पेस की बात कर रहा हूं, स्पेस, अर्थ से बाहर। अब अर्थ से बाहर देखो, सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है और बीच में वैक्यूम है, तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल सही बात है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल सुनना मेरा, क्या अर्थ के आसपास और भी प्लैनेट्स हैं? बिल्कुल हैं। जुपिटर है, मार्स है, वीनस है, ये है, वो है, बहुत सारे प्लैनेट है, सन भी है। वो रोटेट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या उनकी आवाज आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि बीच में तो वैक्यूम है, और वैक्यूम में साउंड तो ट्रेवल नहीं करती। बेटा इस वर्ड को बहुत ध्यान से समझो, मीडियम। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता जरूरी है, बिल्कुल मीडियम चाहिए ही चाहिए। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन मीडियम चाहिए, बीच में कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, चाहे एयर पार्टिकल्स हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो क्या होगा? वैक्यूम या फ्री स्पेस। वैक्यूम या फ्री स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं करती। बेटा बात को समझो ध्यान से, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, चाहे एयर पार्टिकल हो, गैसियस मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो या सॉलिड मीडियम हो। ये तीन मीडियम होते हैं, है ना। अगर ये तीनों मीडियम ना हो तो वहां क्या होगा? वैक्यूम होगा या फ्री स्पेस होगा, तो उसमें साउंड ट्रेवल नहीं करती। बेटा साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। एक वर्ड क्लियर हुआ? चलो अब बात करें वेव की। साउंड जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, इस बात को भी समझाएंगे। चलो इतना काम हो गया, ये डेफिनेशन हो गई। साउंड जो है एनर्जी की एक फॉर्म है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करती है इन अ मीडियम। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। इस चीज पे भी और बात करेंगे जब वेव्स पढ़ेंगे, अभी वेव पढ़ेंगे, चिंता मत करो। इसमें एक चीज और बताता हूं मैं आपको, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। साउंड जो है बेटा वो वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस ही साउंड है। मैं बोल रहा हूं, मेरा ये वोकल कॉर्ड है, इसके अंदर बेटा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। ये क्या कर रहा है? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है। उन वाइब्रेशन से यहां के जो पार्टिकल्स हैं, मेरे और आपके बीच में जो एयर के पार्टिकल्स हैं, इनमें कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है ना, इनमें कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है मेरे वाइब्रेशंस की वजह से। जिस डिस्टरबेंस के थ्रू, इन एयर पार्टिकल्स के थ्रू साउंड मेरे से आप तक पहुंच रही है, यही वेव है। इसको पढ़ेंगे अभी, चिंता मत करना, इसको अभी पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन थोड़ा क्लियर हो जाए, साउंड क्या है थोड़ा मोटा मोटा सा आपको बता रहा हूं मैं। साउंड को एक तो ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, साउंड जो है वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, पार्टिकल टू पार्टिकल, अभी पढ़ेंगे इस चीज को, चिंता मत करो। और साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाती है। इतनी बात क्लियर? ठीक है बेटा। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस से ही साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। ये चीज आप एग्जांपल ही उससे भी देख सकते हो। ट्यूनिंग फोर्क होगा, स्कूल में देखा होगा या घर पे भी ट्यूनिंग फोर्क होता है। ट्यूनिंग फोर्क को जब किसी भी चीज पे मारते हैं तो ये तुरंत वाइब्रेट करने लगता है, ये दोनों स्ट्रिंग इसकी वाइब्रेट करने लगती हैं। और इसको कभी कान के पास लाके देखना, आवाज आती है, वही तो साउंड, आवाज बेटा, आवाज, साउंड। ठीक है, चलो ये था साउंड की बेसिक सी डेफिनेशन। साउंड एक एनर्जी है, फिर से बता रहा हूं, साउंड एक एनर्जी है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है वन पॉइंट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। मीडियम होना चाहिए, याद रखना। और साउंड है क्या? साउंड बनी कैसे? साउंड वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशन से बनी। कोई भी चीज वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस करेगी, यही काम हमारे वोकल कॉर्ड में होता है बेटा। ठीक है, चलो ये तो थी बेसिक सी कहानी कि साउंड क्या होता है। साउंड को मीडियम चाहिए, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए। तो ये भी एक साइंस से थोड़ा हटके अगर बात करें तो भगवान ने हर चीज सोच समझ के दी है बेटा। साइंस से थोड़ा हटके बात कर रहा हूं, नेचुरली अगर बात करें तो भगवान ने हर चीज सोच समझ के दी है। लाइट सन से अर्थ तक आ रही है, वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, बिना मीडियम के। अगर ना आती तो अंधेरे में जी रहे होते, शायद लाइफ भी पॉसिबल ना होती, ऐसा भी हो सकता है
है ना। और साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, तो अदर प्लैनेट्स की या सन की साउंड नहीं आ रही, क्योंकि वो आती तो हम डिस्टर्ब होते, है ना। नेचुरल फिनोमिना है बेटा, भगवान ने भी सोच समझ के चीजें बनाई है ना। तो ये साइंस से हटके थोड़ी सी बात कर रहा था मैं। अगर नेचुरली बात करें तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम फ्री स्पेस में भी ट्रेवल करती है, ठीक है बेटा। अब साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो यहां बात आई वेव की। ये वेव क्या है, ये वेव क्या है सर? चलो वेव देखो, वेव जो है, वेव दो तरीके की होती है। अगर हम बात करें, वेव जो है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है ईएम वेव, है ना, एक होती है मैकेनिकल वेव। ईएम वेव की फुल फॉर्म बता देता हूं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ईएम वेव की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव जो है हमारी, वेव का मतलब है बेटा देखो, वेव का मतलब है कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है कुछ डिस्टरबेंस करती हुई, ये वेव है। देखा भी होगा आपने ऐसी कुछ वेव बुक्स वगैरह में अपनी, है ना। ये कुछ वेव है, पार्टिकल जो है वेव मोशन में ऐसे जा रहा है तैरते हुए, है ना। सब पढ़ेंगे अभी, ज्यादा चिंता मत करो, है ना, आराम से बिल्कुल चैप्टर को समझो। वेव होती है कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट करते हुए जाता है, वही वेव है ना। बिल्कुल नॉर्मल सी भाषा में इसको देखो, है ना। एक पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, या एक पार्टिकल अपने से आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दे, वो अपने से आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दे, तो ये डिस्टरबेंस जो आगे जा रहा है ना, मैं जैसे ही बोल रहा हूं तो मेरे माउथ के आसपास जो पार्टिकल्स हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये अपने से आगे वाले को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो अपने से आगे वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, हिला दे रहा है, ये डिस्टरबेंस जो बढ़ती जा रही है, तभी तो मेरी वॉइस आप तक जा रही है बेटा। यही तो वेव है, यही है वेव। ध्यान से देखो, देखो वेव जो है, हम वेव को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाएं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। और अगर मीडियम की बात करें, सॉलिड या लिक्विड या गैस, इनमें तो करेंगी ही करेंगी। मीडियम और वैक्यूम दोनों के अंदर जो वेव ट्रेवल कर सकती है वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा लाइट। लाइट सन से अर्थ तक आ रही है, बीच में तो वैक्यूम में फ्री स्पेस फिर भी आ रही है, वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है ना। मीडियम की बात करें, क्या पानी में लाइट नहीं जाती, क्या हवा में लाइट नहीं जाती, हर जगह जाती है। लाइट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पूरी कहानी आप 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, अभी आपका इससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि साउंड वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव होती है ना। तो ज्यादा इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, वेव को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक जो मीडियम एज वेल एज वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सके, जैसे कि लाइट वेव्स सन से अर्थ तक आ रही हैं, बीच में तो वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, फिर भी आ रही हैं क्योंकि वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। ऐसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब फिर मैकेनिकल वेव क्या है? मैकेनिकल वेव ऐसी वेव है, दे डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव है जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मीडियम चाहिए ही चाहिए, मीडियम रिक्वायर्ड लिख दे रहा हूं मैं यहां पे। मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव है जिसको मीडियम की जरूरत है, इसलिए साउंड भी हमारी क्या है, साउंड भी मैकेनिकल वेव है। और लाइट हमारी क्या है, लाइट बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो मीडियम के साथ साथ वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। बात समझ आई? लेकिन मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती बेचारी, इसको तो मीडियम चाहिए ही चाहिए। यानी मीडियम होगा, बीच में उसके कुछ पार्टिकल्स होंगे तो उनमें डिस्टरबेंस करेगी। ये तो बिना पार्टिकल के भी ट्रेवल कर रही थी, इसको तो पार्टिकल बीच में चाहिए ही चाहिए, यानी बीच में कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उससे मतलब नहीं है। उसकी भी कहानी अभी आगे बताऊंगा क्या होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस में। इतनी बात समझ आई? वेव को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा जो वैक्यूम में ट्रेवल
कर सकती हैं, मीडियम में तो करेंगी ही करेंगी। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती हैं जो वैक्यूम यानी फ्री स्पेस में कभी ट्रेवल नहीं करती। इनको तो मीडियम चाहिए ही चाहिए, मीडियम की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज सुनो, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। एग्जांपल लाइट है, तो ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड तो सब जानते हैं, लाइट इस दुनिया में सबसे तेज है ना, लाइट इस दुनिया में सबसे तेज है। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड ये होती है, तो ये वेव तो बहुत फास्ट निकली, ये वेव तो बहुत तेज ट्रेवल करती है। ये रहा सन, है ना, यहीं पे है ना, 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर। अर्थ से सन 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर है, 1.5 करोड़ किलोमीटर, यहीं पे तुरंत सन से लाइट अर्थ पे आ जाती है बेटा, बहुत फास्ट स्पीड है ना। जबकि इनके कंपैरिजन में ये वाली वेव की जो स्पीड होती है, इन वाली वेव की स्पीड स्लो होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इतनी भी स्लो नहीं है कि मैंने आज बोला और तुम कल को सुन रहे हो, इतनी भी स्लो नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूं तो हैंड टू हैंड सुन रहे हो ना, पार्टिकल बीच में डिस्टर्ब कर हो रहे हैं, ये साउंड जो ट्रेवल कर रही है मेरे माउथ से आपके ईयर तक जा रही है, अभी जा रही है ना तुरंत। तो स्पीड इसकी इतनी स्लो नहीं है, स्लो इसके कंपैरिजन में है, क्योंकि लाइट की स्पीड तो बेटा बहुत तेज होती है, उससे तेज तो कुछ है ही नहीं, तो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है वैसे भी, है ना। बात समझ आई। मैकेनिकल वेव्स की स्पीड स्लो होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसे स्लो नहीं है कि मैं बोल रहा हूं और तुम 2 दिन बाद सुनोगे, यानी मेरी वॉइस तुम तक 2 दिन बाद जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी स्लो नहीं है। स्लो है लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बहुत फास्ट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? चलो, ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव में डिफरेंस। अब बात आती है साउंड वेव, हमारी जो है वो मैकेनिकल वेव है। तो इतना पार्ट जो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैसे ये हम 11th 12th में पढ़ेंगे, यहाँ 9th क्लास में इसका कोई काम नहीं है। 9th क्लास में काम है मैकेनिकल वेव्स का, तो इस पे ज्यादा ध्यान दो, है ना। मैकेनिकल वेव जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती, इसको ट्रेवल करने के लिए बेटा मीडियम चाहिए। अब देखो ध्यान से आगे क्या होगा। अब मैकेनिकल वेव भी जो है उसको भी हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। मैकेनिकल वेव, इसको हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है बेटा, ध्यान से देखना। एक तो है ट्रांसवर्स वेव। कैसी वेव? ट्रांसवर्स वेव। और एक होती है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये क्या भला है? अब चलो ये भी बता देते हैं ये क्या है बेटा। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसमें पार्टिकल, जैसे सपोज वेव इधर चल रही है, मैं जो चल रहा हूं ये वेव है सपोज, तो इसमें क्या होगा, वेव जो है प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है। देखो सपोज ये वेव है, ये वेव का प्रोपोगेशन है। प्रोपोगेशन का मतलब होता है किस डायरेक्शन में वेव जा रही है, वेव किधर चल रही है, यही प्रोपोगेशन है। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझो इसको। सपोज वेव का प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में, ऐसे वेव चल रही है, तो जो वेव का पार्टिकल होगा वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे ट्रेवल करता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। बात समझ आई? बात समझ आई। दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है जिसमें पार्टिकल प्रोपोगेशन के अलोंग ट्रेवल करता है, यानी ऐसे प्रोपोगेशन है तो पार्टिकल भी ऐसे ही ट्रेवल करेगा। देखो ये प्रोपोगेशन है, यानी वेव को इधर जाना है, इधर जा रही है वेव, तो इसमें जो पार्टिकल होगा वो ऐसे आगे पीछे, आगे वाला पार्टिकल आगे पीछे, यहां वाला पार्टिकल आगे पीछे, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन जब करे पार्टिकल, उस वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ध्यान से देखो, वेव है यहां, मैं वेव हूं, आगे जाना है, प्रोपोगेशन आगे की तरफ है आपकी डायरेक्शन में। अगर मेरा पार्टिकल ऐसे चलेगा ऊपर नीचे अप डाउन ऐसे वेव बनाते हुए, तो बेटा ये ट्रांसवर्स वेव है। देखो डायग्राम मैंने यहां बनाया। अगर मेरा पार्टिकल ऐसे चल रहा है, आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, आगे पीछे, अपने से आगे वाले को भी धक्का दे दिया, एनर्जी उस पर ट्रांसफर कर दी, वो भी आगे पीछे कर रहा है, उसने से अपने आगे वाले को धक्का दे दिया, वो भी आगे पीछे ट्रेवल कर रहा है। इस मोशन को, इस वेव को बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव। बात समझ आई? इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इसका डायग्राम देखो, आपको दिखाता हूं अच्छे से। जैसे
दोनों का डायग्राम बताता हूं फिर से। देखो, ये है सपोज प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन ऑफ वेव का मतलब वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है इधर इस डायरेक्शन में, और जो वेव का पार्टिकल है वो ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है। पार्टिकल ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा, हाथ देखो मेरा, ऐसे ऐसे। ये पार्टिकल है सपोज कैप, ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे। इस वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और अगर ये पार्टिकल ऐसे बैक एंड फोर्थ पोजीशन में चले तो इस वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। बात समझ रहे हो ध्यान से? देखो, इसका भी एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे स्प्रिंग है सपोज आपके पास, स्प्रिंग का एक एंड हमने जो है वो रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया है ना, और इधर वाले एंड से हम फोर्स लगा रहे हैं अंदर की तरफ, या तो कंप्रेस कर रहे हैं या उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो यहां जो वेव बनेगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। वो कैसी होगी? कहीं कहीं तो ये स्प्रिंग दब गई होगी, कहीं कहीं से खुल रही होगी, दब रही होगी, खुल रही होगी। तो यहाँ का पार्टिकल जो है वो ऐसे वाइब्रेट हो रहा होगा आगे पीछे, यहाँ का पार्टिकल आगे पीछे, यहाँ का पार्टिकल आगे पीछे। इस बैक एंड फोर्थ मोशन को ही बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। बात समझ आई? बात समझ आई? स्प्रिंग से स्प्रिंग ली हमने, ऐसे हिला दिया स्प्रिंग को, तो ऐसी वेव बनी, वो ये है ट्रांसवर्स वेव। लेकिन स्प्रिंग हमने लेके ऐसे हल्का सा झटका दिया, कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया, तो जो उसके पार्टिकल हैं वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं बेटा, ऐसे, है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगर ऐसे वाइब्रेट करते तो ट्रांसवर्स वेव है। बात समझ आई? सब खेल है सिर्फ पार्टिकल के मोशन का। पार्टिकल का मोशन अगर टू एंड फ्रो, या बोलो तो अप एंड डाउन ट्रेवल करेगा, तो ये वेव बेटा ट्रांसवर्स वेव होती है। अगर वेव का पार्टिकल बैक एंड फोर्थ पोजीशन में, बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो वो वेव बनेगी बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव। कहानी समझ आई इतनी? लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव होती हैं जिनका पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मोशन फॉलो करता है परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये वर्ड याद रखना, परपेंडिकुलर। प्रोपोगेशन ऐसे है, परपेंडिकुलर, ये हैंड मेरा प्रोपोगेशन है, ये वेव, ये पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन, ट्रांसवर्स वेव। अलोंग द प्रोपोगेशन, यही प्रोपोगेशन है और ऐसे ही मूव कर रहा है। इस वाले हाथ को देखो, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। बैक एंड फोर्थ इधर ही प्रोपोगेशन, अलोंग द प्रोपोगेशन ही वेव ट्रेवल कर रही है पार्टिकल, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। बहुत डांस करवा रहे हो आज तुम। चलो, समझ आना चाहिए। समझ आया बेटा? समझ आया? परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा टू एंड फ्रो तो ट्रांसवर्स, अलोंग द प्रोपोगेशन ट्रेवल करेगा तो लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब इनके मैं एकदम अच्छे से डायग्राम बना देता हूं, फटाफट से आप इसको नोट कर लेना, और डेफिनेशन भी लिख देता हूं, डेफिनेशन भी नोट कर लेना। दोनों चीजें आराम से नोट कर लो। देखो होता क्या है, ट्रांसवर्स वेव होता है द वेव इन विच पार्टिकल ट्रेवल्स टू एंड फ्रो मोशन, या इसकी जगह आप अप एंड डाउन भी लिख सकते हो, दोनों चीजें लिख दे रहा हूं मैं ना, टू एंड फ्रो मोशन या अप एंड डाउन मोशन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव के परपेंडिकुलर अगर टू एंड फ्रो मोशन करेगा पार्टिकल वेव का, तो ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, द वेव in which wave particle travels back and forth motion along the propagation, along या कह सकते हो पैरेलल, along या पैरेलल टू द propagation of
वेव। ये हो गई बेटा डेफिनेशन। बहुत अच्छे से मैंने आपको दोनों वेव समझा दिए, दोनों की डेफिनेशन लिख लो, नोट्स साथ के साथ बनते रहने चाहिए। डायग्राम दोनों का बना देता हूं। ये है प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इसमें जो है पार्टिकल ट्रेवल करेगा ऐसे टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन मोशन में। इस वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल देखो, लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल, लॉन्गिट्यूडनल का तो सबसे अच्छा एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल ही तो है। बाकी जो लाइट वेव वगैरह पड़ी थी, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी, वो तो ट्रांसवर्स हैं। तो वेव मोशन ऐसे करती हैं, कैसे? टू एंड फ्रो परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन। साउंड वेव सबसे अच्छा एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैं बोला, यहां मेरे वोकल कॉर्ड ने वाइब्रेशन प्रोड्यूस की, तो मेरे यहां माउथ के आसपास के जो पार्टिकल है इनमें डिस्टरबेंस हुआ, इन्होंने अपने से आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करी, उसको धक्का दिया, बैक एंड फोर्थ मोशन में ये वाइब्रेट कर रहे हैं। वो उससे आगे वाले को, वो उससे आगे वाले पार्टिकल को, वो उससे आगे वाले पार्टिकल को, ऐसे पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है। ये तो साउंड है, तभी तो मैं बोल रहा हूं आप तक आवाज पहुंच रही है। बात समझ आई? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे अच्छा एग्जांपल है साउंड वेव। इसमें क्या होगा देखो, जब मैं बोलूंगा तो मेरे माउथ के आसपास के पार्टिकल जो है वो बहुत पास पास आ जाएंगे, कंप्रेशन हो जाएगा, यहां से एकदम से एनर्जी जाएगी, कंप्रेशन होगा, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। डायग्राम बना देता हूं मैं एक सुंदर सा, अच्छा सा, फटाफट बना लेना इस डायग्राम को, है ना। यहां के पार्टिकल बिल्कुल पास पास आ गए, कंप्रेस हो गए। इससे आगे के पार्टिकल, इससे आगे के जो पार्टिकल होंगे वेव के, वो बिल्कुल लूज लूज हैं, दूर दूर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे ही ये वाला पार्टिकल, यहां से कोई भी एक पार्टिकल बैक एंड फोर्थ यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव में चलेगा, तो ये अपने से आगे वाले को एनर्जी ट्रांसफर लगेगा, करेगा, उस पर धक्का लगाएगा, उससे अगले वाले पार्टिकल में भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, तो आगे क्या होगा? आगे फिर से कंप्रेशन आ जाएगा, आगे फिर से कंप्रेशन आ जाएगा। इसको कंप्रेशन स्टेट बोलते हैं। अभी लिखता हूं, इनको बताता हूं, समझाता हूं, चिंता मत करना। डायग्राम बना लें, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा हार्ड डायग्राम है, पार्टिकल दिखाने पड़ रहे हैं ना। यहां फिर से क्या आ गया? कंप्रेशन आ गया। यही कहानी आगे चलती जाएगी। ये अपने से आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, धक्का देंगे, उनमें कंप्रेशन होगा फिर, है ना। इसके बाद के पार्टिकल अभी आराम कर रहे हैं बिल्कुल, है ना, दूर दूर है, रेयरफेक्शन है। होता है ना स्प्रिंग में, स्प्रिंग में जब हमने फोर्स लगाई, उसको अंदर कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया, उसमें लहर सी जाती है एकदम, कहीं से कंप्रेस खुल रहे हैं, कंप्रेस खुल रहे हैं, हर एक उसका पार्टिकल कंप्रेस बैक एंड फोर्थ पोजीशन करता चला जाएगा, है ना। यहां फिर क्या आएगा? कंप्रेशन। ऐसा ही कुछ डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा बेटा, बना लेना इसको। बहुत ही अच्छा सुंदर डायग्राम है समझने के लिए साउंड वेव को पार्टिकल्स की टर्म में। इसको आप लाइन डायग्राम की टर्म में बना सकते हो, अभी बना के दिखाऊंगा, उसको भी चिंता मत करना, सारी चीजें बताऊंगा आराम से, बिल्कुल तसल्ली से, ठीक है। देखो यहां पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, इस रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जहां पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन, इसलिए इस पे लिखते हैं CR, CR, इसी फॉर्म में ये ट्रेवल करती जाती है। क्या है ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है बेटा। इसको लाइन डायग्राम की टर्म में आप ऐसे बना सकते हो, लाइन अगर बहुत पास पास है ऐसे, तो ये है कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशन है ये। थोड़ा दूर दूर है इसके बाद रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, है ना, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन। तो ऐसे भी आप इस डायग्राम को लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये दोनों डायग्राम मैंने आपके बना दिए हैं। यहां कंप्रेशन है लाइंस का C, रेयरफेक्शन R, C। अब ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है क्या?
इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो सी का मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब पार्टिकल्स बहुत पास पास, पार्टिकल्स बहुत पास पास का मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। बात समझ आई। रेयरफेक्शन का मतलब, रेयर, आर का मतलब रेयर फैक्शन, रेयरफेक्शन का मतलब पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर, दूर दूर का मतलब डेंसिटी लो। डेंसिटी तो बड़ी होगी फ्लोटेशन में, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास, पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास यानी ज्यादा पार्टिकल, डेंसिटी हाई। डेंसिटी हाई वाले रीजन को कंप्रेशन बोलते हैं। डेंसिटी कम यानी पार्टिकल दूर दूर, मास कम, डेंसिटी कम यानी उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन, उस पोजीशन को बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो यहां ज्यादा पार्टिकल है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। इसी को लाइन डायग्राम से भी बनाया हुआ है। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो। ये है हमारी ट्रांसवर्स वेव। थोड़ी सी इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो जो प्रोपोगेशन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर है, इसको बोलते हैं बेटा क्रस्ट, CREST, क्रस्ट। ऊपर वाली वेव को बोलते हैं क्रस्ट, ये भी क्या है क्रस्ट। और नीचे वाली वेव को बोलते हैं बेटा ट्रफ, नीचे वाली वेव को बोलते हैं ट्रफ, नाम दे दिया इनका, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। इस फॉर्म में चलती है ट्रांसवर्स वेव। कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स, इस फॉर्म में चलती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। सबसे अच्छा एग्जांपल है साउंड। यही तो पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ना है और यही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी ट्रांसवर्स, ये तो पढ़नी नहीं है, ये है मेन। बाकी वेव, मैकेनिकल वेव के दोनों टाइप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन वगैरह सब इसकी नोट कर लो, छाप लो बेटा। बहुत बढ़िया सा मैंने डायग्राम बनाया है, मेहनत को बेकार मत जाने दो, बढ़िया सा डायग्राम बनाओ तुम भी। चलो बेटा, छाप लिया। तो ये थी वेव की कहानी, थोड़ी सी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ी सी कहानी और देखते हैं, यानी अब कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं वेव्स से रिलेटेड। वेव्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो हमें आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत काम आने वाली हैं। किसमें? पढ़ाई में, पढ़ाई में बहुत काम आने वाली है 11th 12th में, जो अब हम पढ़ेंगे। देखो कोई भी वेव है, जैसे ये हमारी ट्रांसवर्स वेव थी, है ना, ऐसी कुछ ट्रांसवर्स वेव थी। ये क्रश था, ये ट्रफ, ये क्रश, इसके बाद फिर से यहाँ क्या बनेगा ट्रफ, ऐसी कुछ कहानी थी। स्प्रिंग की बात करें तो यहाँ, मतलब स्प्रिंग नहीं इसकी, तो ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो यहाँ क्या था? यहाँ था बहुत ज्यादा कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर बहुत ज्यादा कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर बहुत ज्यादा कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। ऐसी कुछ कहानी हमने पढ़ी है अभी, है ना। ये थी हमारी कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। ऐसे ट्रेवल कर रही थी हमारी अलोंग द प्रोपोगेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव, परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ट्रांसवर्स वेव। ये कहानी हमने कुछ पढ़ी थी। अब इनकी कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं बेटा। देखो बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स कुछ ऐसी हैं, अब ये सब मैं रफ कर देता हूं, ये सब मैंने आपको बता दिया CT क्या है। अब ध्यान से देखना बेसिक टर्म्स। पहली बेसिक टर्म आती है बेटा वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है बेटा? देखो एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इसको मिला के बनती है एक वेव, ठीक है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये देखो यहां देखो, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। ये क्या है? क्रस्ट लिख देता हूं फिर से, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। तो ऊपर वाले डायग्राम में तो दो वेव हैं, यहां नीचे मैंने एक वेव बनाई है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ यहां तक, इसको बोलते हैं वन वेव। एक वेव होती है एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर। तो वेवलेंथ क्या होगी? नाम से समझ में आ रहा है भैया, एक वेव की, ये देखो एक वेव की लेंथ, यही होती है वेवलेंथ। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। घबराना मत, उल्टा वाई बना देना, उल्टा वाई, उल्टा वाई, ये होता है, ये कुछ नहीं है बेटा, ये सिंबल है वेवलेंथ का, ये एक सिंबल है। इस सिंबल का नाम क्या है? सिंबल का नाम है लैम्डा। लैम्डा, LAMDA, लैम्डा। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा क्या है? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है लैम्डा। एक वेव की लेंथ इज नोन एज वेवलेंथ।
इससे आसान डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है। इसके अलावा देखो, इतनी वेवलेंथ में इतना ही कुछ नहीं है, और भी बात बताता हूं आपको वेवलेंथ में। अगर मैं बात करूं, हम यहां से मेजर कर रहे हैं, क्रस्ट यहां से मेजर करें तो वेवलेंथ कितनी होगी? बेटा ये पूरा एक वेव नाप लो यहां तक, एक क्रस्ट टू क्रस्ट, ये भी एक वेवलेंथ है लैम्डा। ट्रफ टू ट्रफ नाप लो, ये भी एक वेवलेंथ है लैम्डा। यानी कोई भी एक ऐसी पोजीशन जो वापस से आके दूसरी वेव में जहां से रिपीट होना स्टार्ट करेगी, इसको पूरा एक वेवलेंथ बोलते हैं। या तो ऐसे कह लो वेव की एक लेंथ, या क्रस्ट से क्रस्ट तक की लेंथ वेवलेंथ है, ट्रफ से ट्रफ तक की लेंथ भी वेवलेंथ है। ये भी तो वेवलेंथ ही है बेटा, देखो वेवलेंथ है, कोई दिक्कत? तो वेवलेंथ की डेफिनेशन अगर लिखी जाए तो इजी सी डेफिनेशन इसकी ये बनती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। या तो दो लगातार, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, याद रखना इस बात को, दो लगातार कंजिक्यूटिव सक्सेसिव, दो सक्सेसिव यानी लगातार आने वाले क्रस्ट, एक ये क्रस्ट, इसके बाद आया ये क्रस्ट, दो लगातार आने वाले क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, या द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ। यहां से यहां तक की भी एक वेवलेंथ है, यहां से यहां तक की भी एक वेवलेंथ है, या कह सकते हो एक वेव की जो लेंथ है दैट इज वेवलेंथ, डिनोटेड बाय लैम्डा। अब ये है क्या? ये एक डिस्टेंस है, तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? अरे डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं? स्टैंडर्ड मीटर में करते हैं, भूल जाते हो, मीटर, इसकी ऐसा यूनिट होगी मीटर, एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम। लेंथ ही तो है, लेंथ किसमें करते हैं? मीटर में। डिस्टेंस ही तो है, किसमें करते हैं? मीटर में करते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या हुई? मीटर। क्या है? वेव की लेंथ। कितनी वेव की? एक वेव की लेंथ। या क्रस्ट से क्रस्ट तक की डिस्टेंस, या ट्रफ से ट्रफ तक की डिस्टेंस, ये सब क्या है? ये है वेव लेंथ। इतनी बात क्लियर बेटा? सक्सेसिव वर्ड याद रखना, लगातार आने वाली, ऐसा नहीं कि यहां एक क्रस्ट और यहां एक तीसरा क्रस्ट, ये होगी वेवलेंथ, ये कभी नहीं होगी वेवलेंथ। पहला क्रस्ट तीसरा क्रस्ट हो ही नहीं सकती, पहला क्रस्ट पांचवा क्रस्ट, बेटा ना ना, सक्सेसिव वर्ड पे ध्यान दो। लगातार, दो लगातार कंटिन्यूअसली लगातार आने वाले, दो लगातार आने वाले क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, या दो लगातार आने वाले ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? वेव लेंथ। चलो, इतनी कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी है या बेसिक टर्म है इसकी, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है बेटा ओरिजिन, ओरिजिन कह लो, या इसके लिए एक वर्ड बताता हूं आपको, एक अच्छा सा, इनिशियल स्टेट। भाई पार्टिकल की इनिशियल स्टेट थी जब कोई पार्टिकल नहीं हो रहा, कब? जब कोई मोशन नहीं हो रहा था। ये पूरी लाइन जो है प्रोपोगेशन को जो शो करती है, इनिशियल स्टेट है इसकी। इससे ऊपर कितना जा रहा है या इससे नीचे कितना जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में तो हम देखते हैं, इनिशियल के रेस्पेक्ट में कितना ऊपर गया कितने नीचे गया, ये मोशन ही तो हम चेक कर रहे हैं। तो ये जो है इनिशियल लाइन, इससे मैक्सिमम कितना ऊपर गया है, मैक्सिमम हाइट जो बनाई है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या है एम्पलीट्यूड? इनिशियल वाली लाइन से लेके मैक्सिमम हाइट जो कवर की है वेव ने, ये कह लो, या ये कह लो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वेव पार्टिकल। देखो ये, अब ये क्रस्ट में भी हो सकता है, ट्रफ में भी हो सकता है, ऊपर हो या नीचे हो, यहां भी एम्पलीट्यूड है, यहां भी एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वेव पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर मैक्सिमम हाइट जो अटेन करी है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है, दैट इज एम्पलीट्यूड। समझ आई बेटा बात? देखो डेफिनेशन लिख देता हूं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या लिख लो इसकी जगह हाइट,
याद आ जाएगा आपको हाइट से। हाइट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय वेव पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर जो मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट कवर करी है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहां ये होगा एम्पलीट्यूड, यहां ये होगा एम्पलीट्यूड, ये सब एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वेव पार्टिकल, बात समझ आई। एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं बेटा ए से, और इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? अरे ये भी तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी तो हाइट है, किसमें होगी? एसआई यूनिट होगी बेटा मीटर। कोई दिक्कत? वेवलेंथ समझ आया? एक वेव की लेंथ या क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ, सक्सेसिव याद रखना। एम्पलीट्यूड, कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करी है वेव ने, परपेंडिकुलरली कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज एम्पलीट्यूड। फटाफट इन दोनों चीजों को नोट कर लो, छाप लो, फिर आगे की बात बताता हूं फटाफट। चलो हो गया। चलो आगे देखो, तीसरी बेसिक टर्म पढ़ते हैं। थर्ड बेसिक टर्म, पहली थी वेवलेंथ, दूसरी थी एम्पलीट्यूड, और तीसरी है टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। टाइम पीरियड क्या भला है? अभी देखो बेटा, बहुत आसान है। एक वेव कवर करने में, याद रखना, एक वेव क्या होती है? एक क्रस्ट एक ट्रफ मिला के, ये वाली यहां तक एक वेव है। एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ। एक वेव को ट्रेवल करने में, यानी यहां से सपोज यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ये वेव थी एक क्रस्ट एक ट्रफ, ये जैसे ही इस पॉइंट से आगे निकली, ये एक वेव आगे निकली, तो एक वेव को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। बात समझ आई? बहुत आसान सी चीज है। एक वेव को आगे जाने में, पूरी एक वेव को, यानी कि आधी चली जाए या खाली ट्रफ चला जाए या खाली क्रस्ट चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहां से वेव आगे जा रही है, सपोज यहां हमने एक इसकी बाउंडेशन लगा दी, इससे आगे का देखेंगे। जब ये पूरी वेव यहां आ जाएगी, ये इस एक वेव को ट्रेवल करने में जो क्या लगा? टाइम लगा। इस एक वेव को यहां से यहां ट्रेवल करने में जो टाइम लगा, दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, डेफिनेशन देखो इजी सी। द टाइम रिक्वायर्ड टू क्या? ट्रेवल वन वेव। एक वेव को ट्रेवल करने में जितना भी टाइम रिक्वायर्ड होता है या जितना भी टाइम लगता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड डिनोटेड बाय टी। बात समझ आई? बात समझ आई? किसमें मेजर करेंगे? सेकंड में मेजर करेंगे बेटा। ऐसा यूनिट टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है सर। सेकंड, मिनट, आवर, वही वाला टाइम है, घबराना मत। टाइम सेकंड लिख लो, इसको नोट कर लो। एक वेव को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है, जितना भी टाइम उसको चाहिए एक वेव को ट्रेवल करने में, दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड कैपिटल टी। ठीक है, छाप लो, फटाफट नोट कर लो। फोर्थ प्रॉपर्टी बताता हूं फिर। फोर्थ नेक्स्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोर्थ। इस पर लिख दे रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय एफ, या किसी बुक में न्यू से भी डिनोट किया हुआ है। अब ये वी नहीं है, ये वी नहीं है बेटा। देखो वी, एक बड़ा वी ऐसे बनता है, छोटा वी ऐसे बनता है, ये थोड़ा ऐसा है डिजाइन वाला, इसको बोलते हैं न्यू। अब तुम एफ से कर लो या न्यू से कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने दोनों सिंबल बता दिए हैं। मेरी आदत है मैं एफ से करता हूं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। फ्रीक्वेंसी एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, एफ यू उसका सिंबल। तुम न्यू से भी कर सकते हो। तो बुक में न्यू देख के घबराना मत, ये फ्रीक्वेंसी का ही सिंबल है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितनी वेव जो है, एक सेकंड में कितनी वेव जो है पास हो गई किसी पॉइंट से।
किसी भी पॉइंट पे जहां हम मेजर कर रहे हैं वहां से 1 सेकंड में कितनी वेव निकल गई, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। सपोज फ्रीक्वेंसी कहीं लिखा हुआ है 50 हर्ट्स है, इसकी ऐसा यूनिट हर्ट्स होती है, भी बताता हूं, है ना। सपोज कहीं लिखा हुआ है 50 हर्ट्स, इसका मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल निकल गई। वेव को साइकिल भी बोलते हैं, घबराओ मत, साइकिल कह लो या वेव। 50 वेव ट्रेवल कर गई 1 सेकंड में उस पॉइंट से, है ना। यहां से वेव आ रही थी, यहां से जैसी हमने देखा 1 सेकंड में यहां से 50 वेव निकली, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। सपोज 40 हर्ट्ज थी तो 1 सेकंड में यहां से 40 वेव निकली, 40 साइकिल, तो 40 हर्ट्ज हो गई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ वेव, बहुत इजी सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव ट्रेवल कर रही हैं, यही होती है फ्रीक्वेंसी। समझ में आया बेटा, यस और नो? बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड। किसी भी पॉइंट से अगर हम चेक कर रहे हैं तो 1 सेकेंड में यहां से कितनी वेव निकल गई, 1, 2, 5, 10 कितनी भी निकल सकती हैं, वही क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एफ से इसको डिनोट करते हैं और इसकी SI यूनिट होती है बेटा हर्ट्स, HERTZ। हर्ट्स जो है साइंटिस्ट का नाम है, बिल्कुल घबराना मत, ये कोई सिंबल नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, नाम है ये हर्ट्स। शॉर्ट फॉर्म है इसकी HZ, H कैपिटल Z छोटा, हर्ट्स की शॉर्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, कहीं लिखा हुआ है 50 हर्ट्स, यानी 1 सेकंड में 50 वेव निकल रही हैं उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे भी चेक कर रहे होंगे, ठीक है। 1 सेकंड में 50 वेव, 50 साइकिल, तो 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव ट्रेवल इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी वेव निकली, कितनी वेव गई, कितनी वेव ने ट्रेवल किया, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय एफ। बात समझ आई? दूसरी चीज फॉर्मूला, दूसरी डेफिनेशन भी लिख लो इसकी। फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या कह सकते हो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/T, 1 टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो पर सेकंड, कोई भी ऊपर नंबर है 1 सेकंड या पर सेकंड, इसी चीज को बेटा हर्ट्स बोलते हैं, कोई घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, फॉर्मूला इसका लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, 1 टाइम पीरियड। चलो नोट कर लो, इतनी बात, बहुत आसान सी बात थी, ये हो गई आपकी। चलो बेटा 5वीं टर्म आती है बेटा आपकी, 5th टर्म जो आती है वो आती है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी याद करो बेटा, वेलोसिटी मोशन चैप्टर एक बार याद दिला देता हूं। वेलोसिटी क्या होता था, वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होता था वो वेलोसिटी होता था। तो ऐसे यहां वेव की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, वेव की वेलोसिटी होगी बेटा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। कितने टाइम में वेव की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, ये वेलोसिटी होगी बेटा। स्पीड क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही तो था स्पीड। ऐसे यहां बेटा वेव की वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, ये हो जाएगी वेव की वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा फॉर्मूला इसका बहुत ही काम आएगा। वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी था। अब अगर बात करें कि वेव की कितनी डिस्टेंस होती है, अभी हमने पढ़ा वेव लेंथ, वही तो थी वेव की डिस्टेंस, तो यहां डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है, लेमडा। बेटा लेमडा क्या था, लेमडा ही तो थी वेवलेंथ, वेवलेंथ लेमडा ही तो था।
तो डिस्टेंस कितना होगा लेमडा। एक वेव कितना डिस्टेंस ले रही है, एक वेव लेमडा डिस्टेंस ले रही है, ठीक है, अपॉन टाइम, टाइम पीरियड टी, अभी जस्ट पढ़ा टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कवर वन कंप्लीट वेव, एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा था टी, एक वेव की लेंथ कितनी थी लेमडा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो था वेलोसिटी, यही है बेटा वेव की वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे कर सकते हैं कि अभी हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ा था 1 अपॉन टाइम पीरियड, अभी हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ा था 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो यहां 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लेमडा एज इट इज, 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। तो ये तो फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी की टर्म में, और ये हो गया टाइम पीरियड की टर्म में वेलोसिटी का फॉर्मूला। आसान सी डेफिनेशन थी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेव की डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज वेलोसिटी, 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी होता है, आसान था। ये थी बेटा वेव से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, छोटी छोटी वीडियो में ही आपको पढ़ा देंगे, तो एक वीडियो में लगभग 40-50% चैप्टर हो गया है, बाकी दूसरी वीडियो में साउंड चैप्टर को खत्म कर देंगे बेटा। अच्छे से इसके नोट्स बनाना, पढ़ते रहना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।